तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुल फैमिली राजी में। आज स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास इसलिए है कि उत्तराखंड पीसीएस का नया नोटिफिकेशन आया है, उत्तराखंड पीसीएस 2024। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आपके मन में जो कुछ प्रश्न हैं उनके जवाब मैं दूंगा, जो कुछ डर हैं आपके मन में उनके भी मैं जवाब दूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में, इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी एक स्ट्रेटेजी या रणनीति बताऊंगा कि आपको किस तरह से प्री निकालना है और किस तरह से मेंस निकालना है। बहुत थोड़े से समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताता जाऊंगा, ठीक है ना। और मुझे पहचान तो गए होंगे आप। मैं हूँ गुल फैमिली राजी। कहाँ से? यूनिक एस अकेडमी से, ठीक है। चलिए साहब, तो परीक्षा का नाम क्या है? सम्मिलित राज्य सिविल ऑब्लिक प्रवर अधीनस्थ सेवा, जिसे हम कहते हैं पीसीएस। ध्यान रखना, पीसीएस को शुद्ध हिंदी में लिखते हैं, चाहे यूपी हो या उत्तराखंड हो, किसी और राज्य के बारे में जानता नहीं। सम्मिलित राज्य सिविल ऑब्लिक प्रवर अधीनस्थ सेवा, पीसीएस। यहीं पर जो लोअर की वैकेंसी आती है तो वहाँ पर यही लिखा रहता है सम्मिलित राज्य सिविल ऑब्लिक, यहाँ प्रवर की जगह हो जाता है अवर। प्रवर की जगह यहाँ पर हो जाता है अवर, माने लोअर यानी कि अधीनस्थ। ओके, तो इन जो आप कॉमन इसका जो नाम प्रचलित है वो है पीसीएस, और ये किस वर्ष की है? 2024 की। अब इसके बारे में जो मोटी मोटी जानकारी है तो मैं आपको बता दूं कि इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 3 मार्च 2024 लास्ट डेट तक है। गलत लिख दिया मैंने, 3 मार्च नहीं, 3 अप्रैल। 3 अप्रैल या 3 अप्रैल हिंदी में और अप्रैल इंग्लिश में, तो 3 अप्रैल 2024 फॉर्म फिल करने की इसकी लास्ट डेट है। और इसका जो एग्ज़ाम संभावित है, जो नोटिफिकेशन आया है न्यूज़ में, उसके मुताबिक इसका जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई 2024 में होगा, इसी साल जुलाई में। कौन सा एग्ज़ाम होगा? प्री। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो प्री एग्ज़ाम है, यहाँ पर जो एक पैटर्न रहा है, प्री एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है यहाँ मैक्सिमम 2.25 महीने में आ जाता है। 2.25 महीने समझते हैं ना, 2 महीने और लगभग 7 या 8 दिन। प्री का रिजल्ट यहाँ मैक्सिमम 2.25 महीने में आ जाता है। आज तक ये शायद 7वीं या 8वीं बार एग्ज़ाम हो रहा है, और यहाँ पर पैटर्न रहा है कि लगभग 2-2.25 महीने में रिजल्ट आ जाता है। यहाँ सबसे जल्दी जो प्री का रिजल्ट आया है वो आया है 35 दिन में, ठीक है, और सबसे लेट आया 2.25 महीने में। खैर, उसके बाद जब प्री का रिजल्ट आता है तो आमतौर पर पहले क्या होता था, ये लोग प्री में ही प्री का फॉर्म भरवाते ही मेंस की डेट भी दे देते थे। लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो मेंस की डेट दी नहीं है। तो जुलाई में प्री एग्ज़ाम होगा, तो आप मान के चलिए जुलाई लास्ट में 20 जुलाई के आसपास अगर एग्ज़ाम हुआ तो 20 सितंबर के आसपास रिज़ल्ट आ जाएगा प्री का। 20 सितंबर के आसपास रिजल्ट जब प्री का आ जाएगा तो ये लोग 3 महीने में मेंस एग्ज़ाम करा लेते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर हालात सब कुछ सही रहे, कुछ भी कोई कभी रेट हो जाती है, कभी कोई संशोधन हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है ना। हर जगह यही समस्या है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता का ज़माना है और कोई भी न्यायालय ये नहीं चाहता है किसी के मूल अधिकार से छेड़छाड़ हो। तो खैर, अगर सब कुछ सही रहा, कोई रिटबाजी ना हुई, मुकदमेबाजी ना हुई, कुछ भी इधर उधर की अनहोनी ना हुई, हम उम्मीद करते हैं नहीं होगी, अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो दिसंबर में, इसी साल दिसंबर में इसका मेन एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आता है, जो पैटर्न है, कम से कम 7 महीने में और ज़्यादा से ज़्यादा 14 महीने में। इस बार 13 महीने में रिजल्ट आया, उससे पिछली बार 14 महीने में रिजल्ट आया था मेंस का। उसके बाद इंटरव्यू बहुत जल्दी करा लेते हैं, इंटरव्यू का रिजल्ट भी 8-10 दिन में या 15 दिन में दे देते हैं। हालांकि अभी न्यूज़पेपर में ये छपा है कि हम 1 साल में ही इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे और हर साल वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन हर बार यही कहते हैं, देखिए आगे क्या होता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आप मान के चलें कि 1 साल में इसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा और 2025 में नई वैकेंसी आएगी। तो चुनाव वर्ष है भाई, तो 189 वैकेंसीज टोटल आई हैं। तो वैकेंसीज पर आगे बढ़ने से पहले आपके पास एक सवाल होगा कि साहब इसमें एज कितनी मांगी गई है। तो इसमें एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 42 साल जनरल कैटेगरी के लिए, एससी और एसटी को 5-5 साल की छूट है, एक्स सोल्जर को भी एज में छूट है, और ओबीसी को भी एज में 5 साल की छूट है, अपर एज में। तो यहाँ से इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 21 से 42 साल के आप होने चाहिए। जो कट ऑफ डेट है या एज काउंटिंग की जो डेट है वो 1 जुलाई 2024 है। आपका जन्म जो है वो 2 जुलाई 1982 1982, 2 ऑफ जुलाई 1982, आप 2 जुलाई 1982 से पहले ना पैदा हुए हों और 1 जुलाई 2003 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो। यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1982 से पहले की ना हो, 2 जुलाई हो सकती है लेकिन 2 जुलाई 1982 से पहले की ना हो, और 1 जुलाई 2003 के बाद की ना हो, ठीक है। अब इसी में आप 5-5 साल जोड़ लीजिए अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में हैं तो। आगे
ठीक है साहब, आगे चलें। अब बात ये आती है, तो इसका मतलब ये है कि जो जनरल कैटेगरी का है वो 42 साल और SC ST OBC कैटेगरी का है वो 47 साल की उम्र तक एग्ज़ाम दे सकता है। अब यहीं पर अखबारों में खबर आई कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में खुशी खबर, सभी जो परीक्षार्थी हैं उन्हें 2 साल अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। तो खैर अखबार अपनी हेडलाइन इस तरह से छापता है, जैसे हम लोग यूट्यूब पे थंबनेल बनाते हैं ना, बहुत से लोग, ये काम मैं नहीं करता हूँ, जो अंदर है वही बाहर दिखाता हूँ, जो बाहर है वही अंदर दिखाता हूँ। तो थंबनेल हम लोग इस तरह से लगाते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग या सोशल मीडिया पे कि हम लोग उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना, आप जानते ही हैं। तो उसी तरह से अखबार वाले भी अपनी हेडलाइन इस तरह से लगाते हैं, सनसनीखेज। तो अखबार ने हेडलाइन लगाई कि PCS में 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 2 साल की छूट मिलेगी। हमने भी देखा भाई क्या है, तो वो जो 2 साल की एज की छूट है ना, वो मित्रों आपके इस टीचर ने ही करवाई थी या करवाई है। यूपी के ज़माने में एक नियम पास हुआ था कि जितने साल PCS की वैकेंसी नहीं आएगी उतने साल अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, लेकिन केवल SDM के पद के लिए, केवल SDM के पद के लिए। जितने साल वैकेंसी नहीं आएगी उतने साल अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी PCS में, लेकिन केवल SDM के पद के लिए, अन्य पदों के लिए ये छूट नहीं मिलेगी। ठीक हो गया एक बात। अब साहब पिछली बार 2021 की वैकेंसी आती है उत्तराखंड की, तो वो जो लाइन होती है वैकेंसी में, विज्ञापन में, कि इतने साल, 4 साल बाद वैकेंसी आई थी, तो 4 साल वैकेंसी नहीं आई तो जाहिर सी बात है 4 साल छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उस लाइन को हटा दिया, आयोग ने विज्ञापन उस लाइन को हटा दिया। तो उसके बाद मैं ही कोर्ट में गया था हमारे वकील साहब के साथ। तो कोर्ट ने पहली हियरिंग में ही कहा था कि भाई ये बात तो गलत है, जो नियम है या तो विधानसभा उस नियम को पलटे, नहीं तो आप ऐसे ही शासकीय आदेश से किसी नियम को खा नहीं सकते। तो सभी को 4 साल की छूट मिली थी अपर एज लिमिट में, लेकिन केवल SDM के एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद बाढ़ आ गई मुकदमों की, तो आयोग ने और सरकार ने कहा भाई हम सभी को छूट देंगे 4 साल की। तो इस बार भी वैकेंसी 2 साल बाद, 2 साल लेट आई है। 2021 में वैकेंसी आई थी, 22-23 में वैकेंसी आई नहीं, अब वैकेंसी आई है 2024 में। तो केवल SDM के लिए आपको 2 साल की छूट मिलेगी। अगर आप 49 ईयर हैं, जनरल हैं, नहीं 44 ईयर, आप 42 साल की उम्र तक ऐसा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जनरल वाले 44 साल तक की, SC वाले 47 + 2 49 ईयर की एज तक, और ST वाले भी इसी तरह से 49 ईयर की एज तक केवल SDM का एग्ज़ाम दे सकते हैं। समझ गए? तो ये जो 2 साल की छूट है केवल SDM के लिए है ना। अखबार वाले भी हेडलाइन इस तरह से बनाते हैं और अंदर कुछ और देते हैं। कल बाजार है ना, सच कहाँ है, बाजार है, बाजार में सनसनी बिकती है। अब बात ये आती है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बाहर के स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग के दायरे में जितनी भी वैकेंसी आती हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, ये संसद का कानून या संसद का नियम है, लोक सेवा आयोग के दायरे में जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनमें कोई किसी भी राज्य का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अर्थात आप किसी भी स्टेट से हैं, आप हरियाणा से हैं, यूपी से, MP से हैं, कहीं के भी हैं, आप यहाँ पर PCS की वैकेंसी भर सकते हैं। और कोई वैकेंसी नहीं, कुछ और वैकेंसी हो सकती है जहाँ पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मौका मिले, लेकिन PCS ऐसी वैकेंसी है जो इस मामले में फ्री है। कोई भी आए, कोई भी भर सकता है फॉर्म, कोई भी जो भारत का नागरिक है वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन रिजर्वेशन, मैंने लिखा है ना यहाँ पर, कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो रिजर्वेशन है वो बाहरी लोगों को नहीं मिलेगा। बाहरी शब्द अच्छा नहीं है, ये कहना चाहिए कि उत्तराखंड स्टेट से बाहर के हैं, जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं है। ध्यान रखना, मूल निवासी नहीं, स्थायी निवासी। आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और उत्तराखंड में ही आपका SC ST या OBC का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको आरक्षण मिलेगा। अगर आप बाहर से आते हैं, ध्यान रखना, कुछ लोग पेपर फॉर्म फिल करते हैं, यूपी से आया और मान लीजिए यूपी में वो OBC कैटेगरी में, यहाँ उससे पूछा अभी क्या आप OBC कैटेगरी में आते हैं, हाँ सब आते हो, लेकिन वो तो यूपी में आता था ना, यहाँ पर चलो उसका फॉर्म ही कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो खैर अब उसने चेंज कर दिया कि क्या आप उत्तराखंड के हैं, पहले ही पूछता क्या आप उत्तराखंड के हैं, उसके बाद फिर आपकी कैटेगरी पूछता है। तो आप जो बाहर के स्टेट से हैं, उत्तराखंड के अलावा आप कहीं से भी आए हैं, आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, कुशल खिलाड़ी हैं, दिव्यांग हैं, कुछ भी हैं, यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। यहाँ आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नोट है, समझ गए ना, यहाँ आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यहाँ आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। एक बात है ना, समझ गए। तो बाहर के स्टेट के भर सकते हैं, सही भरेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन में ध्यान रखना, जो 30% महिला रिजर्वेशन है वो भी यहीं की महिलाओं को मिलेगा, बाहरी महिलाओं को नहीं मिलेगा। इसके बारे में पिछले साल कोर्टबाजी भी खूब हुई थी, लेकिन फाइनली सरकार का मत ही मान्य हुआ कि भैया जो आरक्षण मिलेगा वो अपने प्रदेश के लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, मैंने लिखा भी है, बाहर के स्टेट के जो लोग हैं वो आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं ले सकते। पद कितने हैं यहाँ पर?
एसडीएम के 9 पद हैं, बहुत माने जाते हैं यहाँ पर। एसडीएम के 9 पद हैं, जिसमें से 8 जनरल कैटेगरी में और 1 ओबीसी में। 9 एसडीएम हैं। डीएसपी जिसे आप सीओ या पुलिस उपाधीक्षक कहते हैं, 17 हैं। जिला कमांडेंट होमगार्ड 5 हैं। एआरटीओ जिसे हम कहते हैं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऐसी कुछ 1 पद है। डीपीआरओ जिला पंचायत राज अधिकारी 1 पद है। ईओ जिला पंचायत में, ईओ जिसे कहते हैं कार्य अधिकारी, जिला पंचायत में 1 पद है। ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं अधिशासी अधिकारी या कार्य अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में इसके 7 पद हैं। और ये है आपका डिप्टी बीईओ, है ना, बीईओ हिंदी में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी। इसकी सीधी भर्ती नहीं होती, उप शिक्षा अधिकारी के रूप में भर्ती होती है। डिप्टी बीईओ यानी कि उप शिक्षा अधिकारी, इसके 58 पद हैं, 58 पद हैं मित्रों। वित्त अधिकारी इसके 14 पद हैं। कितने पद हैं इसके? फाइनेंस ऑफिसर या वित्त अधिकारी इसके 14 पद हैं। ये वित्त अधिकारी ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 नहीं, ग्रेड 1 है। सहायक आयुक्त की कितनी वैकेंसी? हाँ, सहायक आयुक्त वित्त, इसकी 16, वित्त विभाग में सहायक आयुक्त यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर, इसकी 16 वैकेंसी हैं। राज्य कर अधिकारी की 53 यानी कि 53 वैकेंसी हैं और टोटल वैकेंसी हैं 189। इसका प्री का रिजल्ट कब आएगा, मेंस कब होगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये सारा मैंने आपको अभी बताया। फिर बात आती है कि इसका पैटर्न क्या है। देखिए, सबसे पहले आपने प्री एग्ज़ाम देना है, जैसे यूपी में होता है और स्टेट में होता है प्री एग्ज़ाम, तो यहाँ पर भी यूपीएससी की तर्ज पर सीसेट पैटर्न लागू है, हालांकि पूरी तरह से लागू नहीं है। मेंस का क्या पैटर्न वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर जो प्री एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, उसमें 2 पेपर होंगे, 1 पेपर सुबह, 1 पेपर शाम को, ठीक है ना, 2 घंटे का ब्रेक बीच में। एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे। पहला पेपर जिसे आप जनरल नॉलेज का या जनरल स्टडीज़ का या सामान्य अध्ययन का पेपर कहते हैं, 150 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। दूसरा पेपर जिसे आप सीसेट या सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ठीक है ना। इसमें 150 सवाल 200 नंबर और इसमें 100 सवाल 200 नंबर, यानी कि ये एक सवाल 2 नंबर का और ये एक सवाल 1.5 नंबर का, 1.5 नंबर का या 1.3 नंबर का, जितने का भी हो आप देख लेना, ठीक है ना। 200 को डिवाइड करना 150 से, आ जाएगा जितना भी आएगा, ठीक है। अब ये 150 सवाल 200 नंबर के और ये 100 सवाल 200 नंबर के, तो टोटल पेपर हो गया 400 नंबर का। लेकिन जो मेरिट बनती है यहाँ पर, अब यही यूपी पीसीएस में भी और यूपीएससी में है, यहाँ जो मेरिट बनेगी वो केवल जीके के बेस पर बनेगी। ये पेपर आपने क्वालिफाई करना है, 100 क्वेश्चन है, तो इसमें क्वालिफाई के लिए आपको 33% मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना। अच्छा, और जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग जिसे कहते हैं, वो है यहाँ पर 1/4। यूपी और यूपीएससी में है 1/3, यानी कि अगर आप एक गलत सवाल देते हैं तो आपके 1/3 नंबर कटेंगे। यूपीएससी और यूपी में है 1/3, यहाँ पर है 1/4, 1/4 आपको पनिशमेंट मिलेगा। अगर 4 सवाल आपने गलत कर दिए तो आपका 1 सवाल का नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर जो मेरिट बनेगी वो सबसे पहले सीसेट की कॉपी चेक होगी। देखो भी इसमें किसने क्वालिफाई किया है, तो अगर आपके 33% से कम मार्क्स आते हैं निगेटिव मार्किंग काटने के बाद, तो आप बाहर हैं। इससे ज़्यादा आते हैं तो आप क्वालिफाई हो गए हैं। किसके लिए? इस पेपर की कॉपी को चेक करने के लिए। अब ये पेपर मेरिट जो आपकी बनेगी वो इसी पेपर बनेगी, जनरल नॉलेज के पेपर में। मेरिट जो बनेगी वो जनरल नॉलेज के पेपर बनेगी। अब 150 में से मेरिट बनेगी, ये तो आपने क्वालिफाई करना। इसमें आप 100 के 100 सवाल सही कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आपकी मेरिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 33 से कम कराएं तो आप बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर 150 क्वेश्चन हैं, आपको अगर क्वालिफाई करना है तो इससे पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो जनरल कैटेगरी में मेंस के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ था लास्ट, उसके 95 सही सवाल थे निगेटिव मार्किंग काट के। यानी कि नंबर कितने थे आप कैलकुलेट कर लेना। नहीं, मैं गलत बोल गया। उसके कितने लोगों का, किसका हुआ है, 150 में से जिसके 97 मार्क्स थे आफ्टर निगेटिव, 97 मार्क्स ओनली, जिसके 97 नंबर थे जनरल कैटेगरी में, उसका प्री टेस्ट पास हो गया था। 97 नंबर वाला जो था उसने मेन का पेपर लिखा था, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये तो खैर मैं नहीं कह सकता कि इस बार भी 97 होगी या 107 होगी, ये तो पेपर पर डिपेंड करेगा, पेपर का नेचर कैसा होगा। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं कि उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। उत्तराखंड पीसीएस से कहीं ज़्यादा उत्तराखंड समूह ग का एग्ज़ाम कठिन होता है। उत्तराखंड पीसीएस है या उत्तराखंड लोअर पीसीएस है या उत्तराखंड आरओ एआरओ है, इसमें जो जीएस के सवाल आते हैं वो काफ़ी आसान आते हैं। वो इतने आसान हैं जैसे कभी यूपी में लोअर का एग्ज़ाम अलग से होता था, उतने आते थे, आसान पेपर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ो काम चल जाएगा आपका। अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसमें 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका लेवल आईएएस का होता है, और जिनको वो कर जाता है वही निकल जाता है ना। तो ज़्यादा सवाल कठिन नहीं आते हैं, लेकिन आपको सारा पढ़ना है, ओके। तो टोटल अब यहाँ पर आपने पास कर लिया,
यहाँ पर पास हो गए आप। अच्छा, कितने का रिजल्ट निकलेगा? एक सीट के अगेंस्ट मेंस के लिए 15 लोगों को बुलाया जाता है, तो 189 सीट्स हैं, 189 सीट्स हैं, तो इसको मैं एक बार 200 मान लूँ तो हो जाता है 3000। फिर 3000 में से मैं 10 को 15 से गुणा करूँ तो 150 लोग निकाल दूँ, यानी कि 2850 के आसपास, 2850 के आसपास जो हैं कैंडिडेट वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, और लगभग 80% एग्ज़ाम देने वाले यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, खैर मेंस के लिए जब आप जाएंगे तो मेंस में क्या होगा, उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, अक्सर जो बाहर के स्टेट से लोग आते हैं ना, वो मैंने कहीं कहते सुना है कि यार बायसनेस होती है, केवल पहाड़ के लोगों को ले जाता, मैदान के लोगों को नहीं ले जाता। ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई बायसनेस नहीं है यहाँ पर। क्षेत्र, धर्म, भाषा, जाति के आधार पर किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं है। टैलेंट को नहीं रोका जाता है। ठीक है साहब। दिक्कत क्या है कि हम लोग जब यूपी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो दिक्कत हमें होती है वही दिक्कत आपको यहाँ होती है, लेकिन हमें दिक्कत कम होती है। क्यों? क्योंकि यूपी बीसीएस में प्री में स्पेशली यूपी के सवाल बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, और आते हैं तो बहुत हल्के फुल्के आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम देने आते हैं तो ये जो 150 क्वेश्चन है ना जीएस में, इसमें आपको एक तो मैं बता दूँ 8 से 10 सवाल जो हैं वो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के मिलेंगे, IT के, वो कुछ लोग गलत कराते हैं। इसके अलावा इन 150 में से 35 से 40 और कभी कभी 50 तक, 35 से 40 और कभी कभी 50 तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे उत्तराखंड जीके के। उसका समाधान ये है, मैं अपने चैनल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैंने कई किताबें पढ़ी। बहुत से लोग आते हैं ना, सर हमें किताब बता दो, हमें किताब बता दो। भाई मेरी अलमारी भरी पड़ी है उत्तराखंड की किताबों की, मेरी अलमारी भरी पड़ी है उत्तराखंड की किताबों की। तो मैं अलग अलग किताबों से पढ़ के नोट्स बनाता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, उनकी अपलोड करता हूँ। मैंने आज की तारीख में ही अपने ग्रुप में वीडियो अपलोड की है और यूट्यूब पे है वो उत्तराखंड जीके के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, उत्तराखंड जीके आपको वहाँ से मिलेगा प्री के लिए। मैं और उसको अभी उसमें खैर मैंने 8-10 वीडियो ही अभी अपलोड की हैं। उत्तराखंड RO का जो एग्ज़ाम था उससे पहले, उससे आगे और मैं लेके चलूँगा उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, राजनीति वगैरह। चलिए खैर, ये तो मैं अपने चैनल को प्रमोट करने लगा। आप कहीं भी जाइए, स्वतंत्र हैं। यूट्यूब पे आप मेरा चैनल देखिए या किसी और का चैनल देखिए, आप लोगों को ये जो उत्तराखंड की समस्या ये ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप देखिए, आप न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन है, आप उत्तराखंड का कोई एक अखबार डेली पढ़िए। पहले अपना अखबार पढ़िए, उसके बाद उत्तराखंड से जो छपता हो, बल्कि 2 अखबार पढ़िए, एक वो जो देहरादून से छपता हो, दूसरा वो जो हल्द्वानी से छपता हो। आपको कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की जानकारी मिलेगी। डेली पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। उत्तराखंड के लोगों को अगर थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है तो इसलिए मिल जाता है कि यहाँ पर उत्तराखंड के परिवेश के सवाल ज़्यादा आते हैं, हम लोग यूज्ड टू होते हैं उसके, वो हमारे सामने घटना हो रही है ना, इसलिए हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। लेकिन ऑनलाइन सारा अवेलेबल है, आप भी शुरू हो जाइए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं करंट अफेयर्स पे भी, चाहे वो उत्तराखंड हो कुछ भी, सारी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है। अब तो ये उत्तराखंड के क्या होगा, कैसे होगा, ये समस्या मैंने आपकी ख़त्म कर दी। अब बात करेंगे मेंस का क्या पैटर्न है, कितने पेपर हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी देर का मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद वीडियो पॉज कर दीजिए, सेव ना कीजिएगा। तो अब मेंस की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा या मेंस 2 हिस्सों में है, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। तो मेंस में अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चेंजिंग हुई है। सिलेबस में नया कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, सिलेबस में से बहुत सी चीज़ें हटाई गई हैं, ध्यान रखना। सिलेबस में नया कुछ भी नहीं जोड़ा गया। हाँ, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री जोड़ी गई है, ये कह सकते हैं। पहले मेंस के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं थी, इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री जोड़ दी गई है। ठीक है साहब। तो नया जो जोड़ा गया वो ये जोड़ा गया। इसके बाद अलावा बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, वो इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति सब में से हटाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं और बहुत मतलब आसान करने की कोशिश की गई है मेंस के पैटर्न को। तो मेंस में पहले क्या होता था, हिंदी और एसए का एक ही पेपर होता था 300 मार्क्स का, उसमें 2 एसए लिखाए जाते थे, एक 700 वर्ड्स में और एक 500 वर्ड्स में। अब वो पैटर्न पुराना हो गया, ख़त्म हो गया। अब एसए का पेपर अलग है और हिंदी का पेपर अलग है। जैसे यूपी में बिल्कुल यूपी के पैटर्न को यहाँ पर रख दिया गया है, सिलेबस उत्तराखंड के अनुसार रखा गया है, पैटर्न जो है वो सारा का सारा यूपी के अनुसार रखा गया है। तो हिंदी और एसए जो एक पेपर होता था उसको अलग कर दिया गया है। हिंदी का पेपर 150 मार्क्स का है, एसए का पेपर भी 150 मार्क्स का। अच्छा ध्यान रखना, ये सभी जो पेपर होंगे वो 3-3 घंटे के होंगे, सभी पेपर 3-3 घंटे के होंगे। हिंदी 150 नंबर की, एसए का पेपर अलग है, सेकंड पेपर, ये भी 150 नंबर का। और हिंदी में ये जो 150 नंबर का हिंदी का पेपर है, इसमें 30 मार्क्स की इंग्लिश भी होगी। इसमें 10 नंबर का ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, 10 नंबर का ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, और 10 नंबर का ट्रांसलेशन जो प्रशासनिक शब्दावली है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, वो 30 नंबर की इंग्लिश है। जो लोग इंग्लिश में कच्चे हैं वो अभी से इंग्लिश बढ़िया करना शुरू कर दें। ठीक है। 3 ऐसे लिखाने उसने 50-50 नंबर के, 150 के। उसके बाद फिर वो आता है
उत्तराखंड में इससे पहले जो पैटर्न था, अभी जो सीसेट पैटर्न लागू किया उससे पहले यही होता था, लेकिन इंग्लिश नहीं होती थी हिंदी में। खैर, उसके बाद थर्ड पेपर आता है इतिहास और भूगोल। पहले क्या था, इतिहास का पेपर अलग था, भूगोल का पेपर अलग था। अब इन्होंने क्या किया है, इतिहास में कुछ जोड़ा कुछ घटाया, भूगोल में बहुत सारा घटाया और इतिहास और भूगोल का पेपर एक ही कर दिया 200 नंबर का। उसके बाद पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन पहले की तरह एक ही पेपर है 200 नंबर का। अर्थव्यवस्था का पेपर अलग से होता था, इकोनॉमिक्स का पेपर अलग से होता था, साइंस का पेपर अलग से होता था। मज़े की बात यह है कि इन्होंने साइंस लगभग हटा दी है मेंस में, प्री में नहीं, साइंस जो है लगभग हटा दी है, क्योंकि देखा जा रहा था कि जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के थे वही सबसे ज़्यादा चयनित हो रहे थे। क्योंकि पहली बार जब यहाँ पर सीसेट पैटर्न लागू हुआ तो इन्होंने जो सेकंड पेपर था प्री में, कहा भाई इसकी ये भी मेरिट में जुड़ेगा पहली बार। तो साहब जिसकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश अच्छी नहीं थी वो उसका प्री नहीं निकला। जीएस का मास्टर था, भले ही कैसा ही मास्टर था, लेकिन जिसको ठीक ठाक तरीके से मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश नहीं आती थी वो फेल हो गया, उसका प्री पास नहीं हुआ। अगली बार विरोध हुआ, चलिए भाई सीसेट जो है क्वालिफाइंग होगा। सीसेट क्वालिफाइंग हो गया, लेकिन मेंस में 3 बार यहाँ पर सीसेट पैटर्न पे एग्ज़ाम हो चुका है मेंस का, 16 में और फिर शायद पता नहीं कब का 3 बार यहाँ पर मेंस हो चुका है, मैं भूल भी गया। 3 बार मैंने दिया है, मैं 3 बार भूल गया हूँ, मतलब मैं भूल गया कब हुआ है। लेटेस्ट तो अभी पिछले साल फरवरी में हुआ। ठीक है साहब, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था यहाँ 3 बार एग्जाम हुआ और 3 बार क्या हुआ है कि जो इथिक्स का पेपर है उसमें 120 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग होती थी। इसके अलावा साइंस के पेपर में दवा के मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ का पेपर अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी पहुंची जाती थी। उसमें कंप्यूटर भी था, उसमें आईटी वाईटी सब कुछ थी। तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं थे, जी साइंस मैं खुद एमएससी हूँ, बीएससी पीसीएम एमएससी हूँ, मुझे परेशानी होती थी, उसमें अच्छी खासी परेशानी होती थी। पता नहीं कब पढ़े थे वो लवड़ता छारिता, और अब भूल गया मैं, क्योंकि अब तो एसएसटी पढ़ते थे। तो उसमें जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे थे उनको बहुत दिक्कत होती थी। और यहाँ पर ज़्यादातर जो सिलेक्शन हो रहे थे उन्हीं के हो रहे थे जिनकी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस में पीसीएम जूलॉजी बॉटनी बहुत अच्छी थी और बाकी चीज़ें ठीक ठाक थी, उन्हीं के सिलेक्शन हो रहे थे, बाकी किसी के सिलेक्शन हो नहीं रहे थे। तो इस चीज़ पर सरकार का गौर गया, बहुत से लोगों ने मांग की, तो मेंस में साइंस लगभग साफ कर दी गई है, मैथ्स और रीजनिंग पूरी तरह से हटा दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना। अब 5वां जो पेपर है उसमें अर्थव्यवस्था भी है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी भी है, पर्यावरण भी है। ठीक है ना, पर्यावरण में जैव विविधता और आपदा प्रबंधन, ये चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें हटा दी गई। 200 नंबर का पेपर है ये, अर्थव्यवस्था, साइंस, टेक्नोलॉजी का, इन्वायरमेंट का एक साथ। नैतिक शास्त्र, इथिक्स 200 नंबर का। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 8वां और 9वां पेपर जोड़ा है, 8वां और 9वां, 7वां और 8वां जो पेपर जोड़ा है कि साहब उत्तराखंड के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में चुन करके आएँ, इसलिए उत्तराखंड की जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए, उत्तराखंड के परिवेश की ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए और उत्तराखंड के पेपर अलग से होने चाहिए, 2 पेपर। ऐसे यूपी वालों ने किया कि यूपी के 2 पेपर अलग से होने चाहिए। पता क्या है, आप हिंदी, एस्से और जो इथिक्स होता था, मैथ्स रीजनिंग के साथ जो इथिक्स का पेपर होता था, उनमें तो जीएस का सवाल नहीं था, उसमें तो उत्तराखंड आती नहीं थी। बाकी जो 4-5 पेपर होते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, बाकी जो 5 पेपर होते थे, इन सब में कम से कम 30% हर पेपर में उत्तराखंड पूछी जाती थी। यहाँ तक कि एस्से में भी जोर दिया जाता था उत्तराखंड पर। तो उत्तराखंड पहले भी थी, अब भी है। अब उत्तराखंड में कोई नया सिलेबस नहीं आया सिवाय भाषा और बोली के नाम पर। उसमें डर है भाषा बोली में क्या करें, अरे कुछ नहीं है। कौन सी भाषा कुमाऊं की, कौन सी गढ़वाली है, कौन सी बोली की विशेषता क्या है, कौन सी लिपि तो है ही नहीं, खैर समझ रहे ना। तो डरने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में कुछ भी नया नहीं जुड़ा, उत्तराखंड के सिलेबस के नाम पे कुछ भी नहीं जुड़ा है। बस ये हुआ है कि जो 5 पेपर में अलग अलग उत्तराखंड पूछी जाती थी, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में उत्तराखंड की ज्योग्राफी, पॉलिटी में उत्तराखंड की पॉलिटी और हिस्ट्री में उत्तराखंड की हिस्ट्री, और साइंस में उत्तराखंड के संबंधित जो पर्यावरण की समस्याएं वो पूछी जाती थी। अब उसने उसके अलग से 2 पेपर कर दिए। मेरे हिसाब से तो बहुत आसान हो गया वो। अब इस तरह से जो टोटल मार्क्स होते हैं वो रिटर्न के होते हैं 1500 और इंटरव्यू के होते हैं 150। कुल 1650 या 1650 नंबर का खेल है जिसमें आपने मेरिट में आना है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर चलते चलते ये भी चीज़ें लिख दी हैं कि जो रिटर्न का जो आप पेपर देंगे, तो अब तक का जो पैटर्न रहा है वो है कि ये पेपर जो है 1, 2, 3, 4 अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। मेंस का पेपर, हर पेपर, हिंदी एस्से के अलावा हर पेपर। जो पहला सेक्शन है पार्ट ए, उसमें 15 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। पार्ट बी में 10 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के, सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। पार्ट सी में 7 क्वेश्चन हैं, 7 में से आपने कोई 5 करने हैं, यहाँ चॉइस है। 7 क्वेश्चन है, 7 में से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 8 नंबर का है। पार्ट डी में 7 क्वेश्चन है, 2 की चॉइस है, 7 में से कोई 5 आपने करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर का है।
तो 30, 50, 40 और 80 इस तरह से अलग अलग सेक्शन हैं और टोटल मार्क्स आपको हो जाते हैं 200। ये जो 2 नंबर के सवाल है, अधिकतम 20 शब्दों में लिखना है एक क्वेश्चन, ये अधिकतम 50 शब्द में, ये 150, और इसमें हर सवाल जो है अधिकतम 250 शब्दों में लिखना है। तो डरिए नहीं, आप कहीं पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कोचिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप मेरे पास ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं, मेरे पास बैठकर पढ़ सकते हैं, तो आइए, आपका स्वागत है। कोई दिक्कत नहीं है किसी फीस वीस की, बस आपको यहाँ पर आना होगा, अपने शरीर को लाना होगा, मेरे साथ मेहनत करनी होगी, मैं वादा करता हूँ कामयाबी मिलेगी। और अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और मुझे उम्मीद है कि जुलाई में एग्ज़ाम है, मई लास्ट तक आपको सारा तैयार करा दूँगा। थैंक यू।